हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं उदय भारती आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन मैजिक के चैनल पर। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जो है एनसीईआरटी का क्लास 8, ठीक है, 8th क्लास का हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो दोस्तों, इस चैनल का इस जो हमारा हिस्ट्री का जो 8th क्लास का एनसीईआरटी चल रहा है उसके लिए आपको एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको वीडियो जो है विद क्वेश्चन आंसर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। 1895 में बिरसा नामक के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। तो 1895 में जो है बिरसा नामक एक आदमी जो थे झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों में और गांव में घूमते हुए देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको जो है दीकू यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे, वे उसे भगवान मानते थे। ठीक है दोस्तों, तो झारखंड में बिरसा को जो भगवान बिरसा माना जाता है। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। तो ये था कुछ बिरसा के बारे में जानकारी। आगे बढ़ते हैं। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। तो दोस्तों, मुंडा एक जनजातीय समूह है जो कि छोटा नागपुर में रहता है और बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। बिरसा के समर्थकों में इलाकों के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। ठीक है, तो बिरसा के समर्थकों में जो है इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास या आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। ठीक है, उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म जो है छिन्न भिन्न हो रहा था। दोस्तों, ये एक चित्र है उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही है। ये है वो चित्र दोस्तों। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? उन्हें दीकू कहा जा रहा था। वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाकों के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। ठीक है दोस्तों, पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मण द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। ठीक है, इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं था कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। ठीक है, अगला सवाल आता है, जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? दोस्तों, 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। तो उसी में से कुछ एक पॉइंट है कि कुछ जो है झूम की खेती करते थे। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। उनमें से कुछ समुदाय झूम की खेती करते थे। झूम खेती घुमंतु खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की
ऊपरी सतह को खुरोच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी। अब दोस्तों यहाँ लिखा है कि परती क्या है, तो कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो सके। ठीक है। साल क्या है, तो साल एक पेड़ है, और महुआ क्या है, तो यह एक फूल है जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरों कटोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरह के घुमंतु खेती कर सकते थे। अगला पॉइंट है, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। दोस्तों ये चित्र 2 है। डोंगरिया कंद कबीले की औरतें पंडानों की पत्तियां इकट्ठा करके ले जा रही है। इन पत्तियों से पतलें बनाई जाएंगी। तो ये जो है आदिवासी महिलाएं जो है कुछ जो पत्ती को, पंडानों की पत्ती को ले रही है पत्तल बनाने के लिए। ठीक है। ये डोंगरिया कंद कबीले की औरतें। तो कुछ शिकारी जो और संग्राहक थे, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। तो बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह एक समुदाय था। खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जस्ट साल और महुआ के बारे में यहाँ पढ़ा है। ठीक है। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? तो दोस्तों कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपनी कीमती व वन्य उत्पादों के बदले जरूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। ठीक है दोस्तों ये एक भारत का मैप है। तो इसमें चित्र 3 है, भारत के कुछ आदिवासी समुदायों के इलाके। ठीक है दोस्तों। तो ये जो है ब्लैंक वाला जो दिख रहा है यही है। नहीं दोस्तों सॉरी, जितना चित्र दिया हुआ है जो यहाँ भील जनजाति ये है, सहारिया है, भुटिया है, बंजारा है, ये सब आदिवासी समुदाय के थे। ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए संथाल, मुंडा, उरांव जितना है सब ये झारखंड का भाग है। तो यहाँ झारखंड में संथाल, मुंडा, उरांव इत्यादि जनजाति रहती थी। आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें आप आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमतों पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे।
आगे बढ़ते हैं। कुछ जानवर पालते थे, ठीक है। तो बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाकों में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन, गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। उल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्यपुस्तक में आप इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जब हम लोग 9th का जो हिस्ट्री पढ़ेंगे दोस्तों, तो उसमें आपको इस सब के बारे में दिया जाएगा रहेगा, ठीक है दोस्तों। एक आगे पॉइंट आने वाला है बेवड़। तो मध्य प्रदेश के घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, ठीक है, बेवड़। अगला पॉइंट है, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, ठीक है। तो 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहा था, ठीक है। जो है हल से खेती करते थे तो उनको जो है जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहा था। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बंटाई पर दे देते थे, ठीक है। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वाले के मुकाबले ज़्यादा सब दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। ये एक चित्र है दोस्तों। तो पूर्वोत्तर के निसी आदिवासियों में एक गांव में लट्ठों से बना घर, जब ये घर बनाते जाते हैं तो पूरा गांव मदद करता है। देखिए दोस्तों, जो है घर बना रहे हैं तो उसका एक चित्र है। अगला पॉइंट है, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ी। तो ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि ब्रिटिश के कारण से क्या बदलाव है। तो अगला पॉइंट है, आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिलता रहा, लेकिन उसकी जो है शासकीय शक्तियाँ छीन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों से वो करने में लाचार हो गए, ठीक है। अगला पॉइंट है, घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। तो ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी होती थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और वे एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक अस्थायी रूप से रहे और खेती करे, ठीक है दोस्तों। ये एक चित्र है, चित्र नंबर 6। गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें। तो घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया है और खेती के लिए जमीन जो है साफ कर दी गई है। ये एक चित्र है दोस्तों, यहाँ वो दर्शाया गया है, ठीक है। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि उसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरे को पट्टेदार घोषित कर दिया गया, जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में।
पट्टेदार अपना भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी जो है सरकार को लगान देते थे। दोस्तों चैप्टर 2 जो है उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप उसको पहले देख लीजिए और बेहतरीन समझ में आएगी आपको। झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती से छूट दी गई। ये एक चित्र है दोस्तों, चित्र नंबर 7। आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करते आदिवासी, ठीक है। समतल मैदानों और जंगलों में धान की खेती के बीच फर्क को समझें। तो ये जो है खेती करने के लिए जो है इसको पहले धान को खेत में जो है उसको लगाया जाता है, छीटा जाता है और जब कंटिन्यूस में जब पानी होता है थोड़ा हल्का फुल्का इसमें खाद डालने से उर्वरक जो इसकी क्षमता बढ़ती है, तो ये धीरे धीरे लंबा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको जो है कबाड़ कर जो है महिला पुरुष मिलकर कबाड़ते हैं और जहाँ खेती करना है वहाँ ले जाके इसको कम 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 लगा के जो है, मान लीजिए ये खेत है तो ऐसे ऐसे करके इसको लगाते थे, ठीक है। तो जो है धान की खेती हो जाती थी। अगला है हेडिंग वन कानून और उनके प्रभाव। जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासी के जीवन पर भी भारी असर पड़ा, ठीक है। तो क्या असर पड़ा? अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों को जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किसी तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा होगी। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स, तो स्लीपर्स क्या है दोस्तों? लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती थी। स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए? औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। कितना पॉलिटिक्स था दोस्तों, क्या क्या नहीं किया यहाँ शासन करने के लिए। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे, ठीक है दोस्तों। ये गोदारा औरतें जो है बुनाई करती हुई है, तो एक चित्र है दोस्तों, ठीक है। अगला हेडिंग है व्यापार की समस्या। तो व्यापार की क्या समस्या थी, तो अब हम लोग उसको पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी आने लगे हैं, ठीक है। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाला है, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे।
1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। दोस्तों एक चित्र है, ठीक है, जिसमें जो है एक आदिवासी जो है चटाई बुनती एक हजांग औरत है। औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों के साथ लेकर जाया जाती थी। तो चटाई एक जो है लेडीज जो है औरत बुन रही है दोस्तों, वो एक चित्र है। यह एक चित्र है दोस्तों बिहार के कोयला खनि 1948 का। 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% जो है खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दम घूंटों खदानों में गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था, बल्कि यह खतरनाक था कि वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश को कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर जो है मारे जाते थे। तो दोस्तों यह एक जो है चित्र है जहाँ जो है आदिवासी जो है कोयला खदानों में काम करते हैं। अगला हेडिंग है काम की तलाश, ठीक है। तो काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों की बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। यह ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। अगला पॉइंट है नज़दीक से देखने पर। तो 19वीं और 20वीं सदी के दौरान जो है देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह इसी तरह का विद्रोह था। अब हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में जो है अच्छे से उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो बिरसा का जन्म 1870 के दशक में के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों ने मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीपुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाकों के मूल निवासियों के वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई जो है लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें एक साम्राज्य जो है उनका अपना वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहाँ उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन जो है आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह थी कि बिरसा के मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे और मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे, उनका मानना था, ठीक है। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग यानी सतयुग की चर्चा करते थे
जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। वह काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर से अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहे हैं और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों को बहुत ज्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकारों को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राजा स्थापित करना चाहते थे। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भू नीतियों की उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। तो 1895 में सजा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए राणों यानी दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैसियत से मृत्यु हो गई और आंदोलन जो है ठंडा पड़ गया। दोस्तों, बिरसा की मृत्यु हो जाती है सन 1900 में और जो आंदोलन है वो ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकारों को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों को जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीक के जरिए इस काम को अंजाम दिया। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर हो जाता है द एंड। ठीक है, तो बिरसा की मृत्यु के तहत हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। एक बार चलिए हम लोग शॉर्ट में क्विक रिवीजन करते हैं कि हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, बहुत शॉर्ट में देखेंगे दोस्तों, लॉन्ग नहीं चलेगा। क्या क्या पढ़े हम लोग उसी को एक बार हमको देखना है। तो चैप्टर का नाम ये देखें, इसके बाद शुरू होता है बिरसा के बारे में थोड़ी सी यहाँ हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद कुछ चीज़ दिखाया जाता है। जनजाति समूह किस तरह जीते थे उसकी बात है, जो की खेती करते थे। इसके बाद शिकारी और संग्राहक के रूप में पढ़े। आगे बढ़ते गए। ये जो मैप है दोस्तों, यहाँ जो है आदिवासियों का इलाका है, जानवर पालते थे, उसके बारे में भी हम लोग देखें। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, कुछ लोग अलग अलग जगह इसे खेती करके दूसरी जगह चले जाते थे। औपनिवेशिक का क्या असर पड़ा, ठीक है, संख्याओं का क्या हुआ, घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ, इसके बारे में पढ़े। उस चित्र के माध्यम से वन कानून और उनके प्रभाव आए और अंग्रेजों जब आते हैं यहाँ तो किस तरह से इनके जो है जीवन पर प्रभाव पड़ता है। व्यापार की समस्या, इसके बारे में पढ़े। कोयला खदानों में काम करने के लिए काम की तलाश के बारे में पढ़े। इसके बाद नज़दीक से देखने पर उसके बाद आखिर में आता है बिरसा मुंडा के बारे में, जो कि एक बहुत बड़े जो है भगवान के रूप में उसकी पूजा करते थे और उनके विचारों पर लोग जो है चलते थे। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए। एक बार फिर से मैं उदय भारती आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे इस चैनल का जो हैंडल है वो है JCERT8। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप वीडियो में कमेंट करके हमको बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको JSERT और NCERT से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब। तो एक बार फिर से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। क्वेश्चन आंसर इसका करेंगे उसमें। तो क्वेश्चन आंसर का जो हमारा जो है चैप्टर दोस्तों, इसके बाद जो है आपको कल मिल जाएगी।
तो आप पहले कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर पर ध्यान दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।